दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं चरण सिंह पथिक से। उनकी हाल ही में छपी किताब कहानियों का संग्रह दो बहनें, जो राजकमल से प्रकाशित हुआ, उस पर हम बात करेंगे। और इसमें हम बातचीत करेंगे पथिक जी की लेखन प्रक्रिया पर। किस तरह पथिक जी की कहानियां उनके दिमाग में आती हैं, किस तरह वो अपनी कहानियों का विकास करते हैं। तो पथिक जी, स्वागत है आपका इस मंच पर। आपकी कहानियों में एक सिनेमैटिक संभावना हमेशा नजर आती है। मैंने जितनी भी कहानियां पढ़ी हैं, अधिकतर कहानियों में ऐसा लगता है कि इस पर फिल्म बननी चाहिए। जी तो जी जी। ये मैं ये तो नहीं कह सकता कि ये कोई सायास प्रयास रहता होगा, लेकिन आप जब कोई कहानी आपके दिमाग में पकना शुरू होती है, हम्म। तो क्या प्रक्रिया रहती है? किस तरह आप अपने, जैसे कहीं से आपको आइडिया लगा या आपने कुछ घटना देखी, तो अपनी कहानी बुनने की, उसके पकने की प्रक्रिया के बारे में थोड़ा बताएं कि एक कहानी में एसेंशियली आप क्या एलिमेंट्स आप सोचते हैं कि ये तो होना ही चाहिए, तो वो कहानी लिखने लायक है, नहीं तो फिर इस पे काम करना बेकार हाँ जी, मैं बता रहा हूँ गजेंद्र जी की कई बार प्लॉट आते हैं, आइडिया आता है, लेकिन अपन को लगता है कि अपन इस पे कहानी नहीं लिख सकते जब तक कोई एक बड़ा इश्यू लेके वो कहानी सामने नहीं आ रही है, या बड़े फलक पे कोई चीज नहीं जा पा रही है, तो मैं उस विषय को नहीं लिख पाता। दूसरी चीज ये है कि मैं जब सोचता हूँ तो मेरे दिमाग में वो कहानी चलती है, लेकिन मेरे दिमाग में उसकी बिंब या वो दृश्य चलते रहते हैं। मैं आपको इस तरह से कह सकता हूँ उसको, मतलब मैं है। दृश्यों में कहानी कहने का एक आदी हूँ, या मेरी शुरू की आदत है। मैं कभी ऐसा नहीं लिखा कभी, चूंकि ये तो किसी को पता ही नहीं था कि फिल्में बनेंगी इस कहानियों पर। ये तो सोच के कभी लिखा ही नहीं, मतलब मैंने बक्कड़ से लेके जो मेरी पहली कहानी थी। अ, दरअसल आपका हर लेखक का अपना एक प्रक्रिया होती है, रचना प्रक्रिया का कोई उस तरह से कोई एक फार्मूला नहीं होता, लेकिन उसकी एक प्रक्रिया होती जरूर है कि पहले एक आपके एक थॉट आता है या एक प्लॉट आता है, फिर वो मनी मनी वो कहानी चलती रहती है। तो मेरे मन में उसके दृश्य चलते हैं, मतलब मैं दृश्यों में कहानी को देखता हूँ कि अगर ये दृश्य है, इसमें संवाद किस तरह के होंगे, और संवाद अगर ये ऐसे बोल रहा है तो ये वो क्यों बोल रहा है, और कहीं भी कहानी ऐसी तर्क से परे ना हो, या ऐसी कोई ऊट पटांग जैसे मैं जैसे पीपल के फूल एक कहानी है, उसका उदाहरण देके आपको बता रहा हूँ। हाँ, जो इस संग्रह में भी है कहानी। हाँ, तो हम्म। मतलब जो एक फैंटेसी में किस तरह से जाते हैं, सोचते हैं, तो मेरे सामने वो पूरी कहानी एक दृश्य के तौर पे घटती चलती है। और जब मैं लिखने बैठता हूँ तो वो दृश्य इतनी जल्दी जल्दी आते हैं मेरे दिमाग में, मतलब आपको मैं बता नहीं सकता कि अगर मैं पूरी तरह उस कहानी में डूब के उस कहानी को लिख पा रहा हूँ, तो वो दृश्य इतनी जल्दी जल्दी आते हैं कि मैं कहानी को एक या दो सिटिंग में उसका पहला ड्राफ्ट लिख लेता हूँ। हम्म। कभी ये सोच के नहीं लिखता कि यार इस पे सिनेमा बनेगा या ऐसे क्या, क्योंकि ऐसा लिखा भी नहीं जाता, मतलब क्यों, आप जब हम्म। लिटरेचर के लिए काम कर रहे हैं और दिमाग में सिनेमा था ही नहीं जब ये कहानियां लिखी गई थी या लिखी जा रही थी। तो अब तक भी जो मेरी अंतिम कहानी थी अभी, दाढ़ का दर्द, टीस थी, मतलब टीस के बाद में और एक दो तीन कहानी और थी। मैंने कभी ये सोच के कहानी जैसे कैसे उड़े चिड़िया, कभी ये सोच के नहीं लिखा कि यार फिल्म के लिए तो लिख ही नहीं सकते, मतलब उस तरह सोच के बस मेरे दिमाग में एक दृश्य चलता रहता है। दृश्य मतलब वो एक चीज है, मतलब वो मेरी आप कह लो एक अंदाजा कहने का, अपनी बात कहने का या कहानी हम्म। कहने का, एक हर एक का अपना अंदाज होता है। मैं हम्म। विजुअल में हर चीज को देखता चलता हूँ, मतलब। तो अमूमन ये जो प्रक्रिया है, ये कितना समय लगता है आपको? कि जैसे आपने कोई आइडिया, आज आपके दिमाग में कोई आइडिया आया और उसको आप पकने की स्टेज कब, कितना समय, या अमूमन आपको कितना सोचना या विचारना पड़ता है उस आइडिया को पकाने के लिए, या आइडिया देखकर आप कितनी जल्दी उसको एक कहानी के रूप में आप देख पाते हैं, जिन दृश्यों की आप बात कर रहे हैं? जी, मैं ये कह रहा हूँ कि जब तक मुझे नहीं लगता है कि वो कहानी बड़े फलक पर जुड़ पा रही है, मैं बहुत इस बारे में बहुत सजग रहता हूँ, या ये शुरू से ही, अब से नहीं, मतलब
जबकि पहली जो कहानी लिखी गई थी बक्कड़, मैं नहीं जानता था कहानी कहने की कला क्या है, कहानी कैसे कही जाती है, मुझे अपनी बात कहनी थी। लेकिन मैं मुझे ये जरूर जानता कि कि मैं अगर उस बक्खड़ के जो मेन पात्र है तब तक उसको एक वैश्विक फलक ना मिल जाए, मतलब उस वो एक हर एक का दर्द ना हो जाए, उस औरत का दर्द हर औरत की एक पीड़ा ना हो जाए, तो मैं तब तक उस चीज को मेरे ख्याल में अपनी तरह से मुकम्मल नहीं मानता और मैं उस चीज को हाथ नहीं लगाता। मुझे लगता है कि हाँ मैं अब इसको बड़े फलक पे इस ढंग से कह सकता हूँ। जो एक हर एक कहानीकार का, कथाकार का एक तरीका होता है कहने का, सबका अलग अलग होता है। मुझे लगता है अगर कोई सब्जेक्ट या कोई बात, इसको मैं बड़े, भले ही वो घर की बात है या गांव की बात है या किसी इलाके विशेष की बात है, मुझे लगता है ये एक वैश्विक बात है और इसको वैश्विक स्तर पे किस तरह से अपन कर सकते हैं, और वो मेरे दिमाग में चलता रहता है, उसके संवाद, उसके दृश्य। और तब मुझे लगता है हाँ, जब मुझे उस पकड़ में आ जाता है हाँ ये कहना है मुझे, है ना, तब वो चीज हो जाती है। जैसे मैं अभी एक कहानी जो मेरी बीच में अधूरी रह गई थी, मैं उसकी बहुत चर्चा करता था, भूरी भाग गई। जो भूरी दरअसल कुतिया का नाम होता है और वो किस तरह से भागती है, वो क्यों भागती है, उसके पीछे का क्या लॉजिक रहता है और वो क्या क्या चीजें हो सकती हैं, मतलब। और मुझे लगा मैं उस चीज को अभी ढंग से, चूंकि बहुत सारी चीजें आपकी अधूरी ऐसी रह जाती हैं, आप उस पॉइंट पे जो पीक पॉइंट होता है उस वो जो यथार्थ के पीछे का यथार्थ है वो बहुत बार आपकी पकड़ में नहीं आ पाता, बार बार आपके हाथ से फिसलता है। तो यही कारण है, वरना मुझे कहानी लिखने में एक सिटिंग, मतलब मैंने जब सर्पदंश कहानी लिखी तो मैं एक सिटिंग में 8 घंटे बैठा और मैंने कहानी लिखी। बहुत सी कहानी ऐसी थी जो मैंने 5 घंटे में लिख दी, मतलब पहला ड्राफ्ट ही फाइनल ड्राफ्ट होता था। और अमूमन कुछ लाइनें चेंज होती हैं, बाकी पहला ड्राफ्ट ही मेरा अंतिम ड्राफ्ट होता है। क्योंकि मैं एक कहानी में ज्यादा, क्योंकि मैं कागज पे वक्त नहीं लेता गजेंद्र जी, मैं उसको सोचने में, उसको ढंग से अपनी तरह से मन में एक बार रिवाइज ना कर लूं और मैं मन ही मन में मुझे वो कहानी ऐसी याद नहीं हो जाए जैसे मैं किसी को मेरे सामने बैठा हुआ बिना कागज पे लिखे मैं उसको हूबहू सुना दूं, मतलब तब तक मैं उस चीज को कागज पे नहीं उतारता। हाँ, यानी पूरी कहानी दिमाग में एक बार आ जाती है, उसके बाद ही आप लिखना शुरू करते हैं और उसको फिर तुरंत लिख डालते हाँ बिल्कुल बिल्कुल, फिर मैं चाहे वो, हाँ ये बिल्कुल, मैं उसको फिर पीछे नहीं छोड़ता। मतलब पीछे का मतलब है कि आप उसको बैक में नहीं रख पाते, तो बैक में करेगा तो कल वो निकल जाएगी आपके दिमाग से। हैं। तो वो चाहे आधी रात हो या जब भी आपके क्लिक कर गया कोई चीज, और वो बहुत सारी चीजें जटिल होती हैं सर, क्यों यथार्थ के पीछे का यथार्थ, और जिंदगी इतनी जटिल है, दुनिया इतनी जटिल जटिल है, वो जटिलता जब तक आपकी सुलझेगी नहीं, या आप, ऐसा नहीं है कि लेखक का काम कोई समस्या को सुलझाना होता है या वो सर्जरी करना होता है। हाँ वो एक इशारा भर करता है कि यार देखो ये है, ये बात भी है, मतलब तमाम तमाम कारणों में एक कारण, एक चीज ये भी है, मतलब। तो इसमें आप जो ये बात कर रहे हैं, मतलब ये कि पूरी कहानी को दिमाग में जब तक ना पक जाए, तो अब मैं ये जानना चाहूंगा कि कोई आइडिया आया और उस पे आपने मंथन शुरू किया, तो कितना वो आपको परेशान करता है जब तक कि वो कहानी मुकम्मल आधार नहीं बना लेती है दिमाग में? आप कितना परेशान रहते हैं, या आपकी अपनी दिनचर्या पे वो किस तरीके से प्रभावित करती है आपको? वो सर या कोई ऐसा वाकया हो या कोई ऐसी कहानी हो जिसने आपको बहुत परेशान किया हो नहीं नहीं, आपके कभी लिखने? कभी तो अभी ऐसा होता है जब गजनी, जब आप वाकई आप ये मान लो कि एक कहानीकार की जब दिमाग में कहानी चल रही हो तो वो एक प्रसव पीड़ा की तरह होती है। हम्म जैसे औरत को प्रसव पीड़ा होती है और वो कितना संभल के चलती है, संभल के खाती है, 24 घंटे उसको चिंता रहती है। मतलब मुझे भी मतलब बहुत सारी ये रहती, मैं ऐसे बहुत सारी चीजें भूल जाता था, मैं डूब जाता था, मतलब मुझे कुछ पता नहीं रहता था कि क्या हो रहा है दुनिया में, बाहर क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा। मैं चलता हुआ, बैठा हुआ, सोता हुआ, बाथरूम में कहीं बैठे अपन आपसे बात करें, लेकिन दिमाग में वो चीजें चल रही हैं कि यार मैं कोशिश करता हूँ यार नई चीजें मेरे और कौन सी जुड़ सकती हैं, मतलब तो किसी से बात करता हूँ तो दिमाग में वो चीज चल रही है, ये इससे कौन सी चीज निकल के आती है। तो चूंकि कहानी कोई भी सृजन कोई भी हो, चाहे आप फिल्म बनाते हैं वो भी एक कला है, मतलब, और वो भी एक सृजना है, मतलब क्रिएशन है, या आप कहानी कविता लिखते हैं, तो जो वक्त आपको दुनिया से तो कटना ही पड़ेगा।
एकांत जिसको अपन कहते हैं, और वो एकांत बहुत जरूरी है सर्जन के सोचने के लिए। मेरी आदत नहीं है कि मैं कहीं जा रहा हूँ सफर में कागज लेके बैठ गया लिख लिया, मतलब मैं इस तरह की चीजें कर भी नहीं पाता, मतलब। या जी अपन कहते हैं भाई मैं तो मुंबई से उसके सफर में ये कहानी लिख मारी, या दिल्ली से, गांव से दिल्ली बैठा ट्रेन में महावीर जी से 4 घंटे दिल्ली पहुंचने में लगे, एक कहानी अपनी होगी। वो चीज मैं करता नहीं सर, मतलब मैं कर भी नहीं पाऊंगा, मतलब ये तो अपनी क्षमताएं होती है। ऐसा नहीं कहें बहुत से अच्छी लिखते थे, लेकिन मेरा वो मेरी परंपरा ये नहीं है, मैं उस परंपरा का हूं भी नहीं। मैं बहुत चीजों को मायने से देखता हूँ, मतलब बहुत ही सूक्ष्म अवलोकन उसमें से कुछ, और वो जब तक बहुआयामी ना हो जाए, उसकी लेयर्स बहुत सारी मेरे सामने नहीं खुले, तब तक वो चीजें लिखना मैं मुनासिब नहीं समझता। तो आप एक ही चीज नहीं लिख सकते, एक ही चीज लेके दुनिया में आप चल नहीं सकते सर। जी जी। जैसे अब मैं कसाई की बात करूं, क्योंकि कसाई पर मैंने फिल्म बनाई है, तो बिल्कुल बिल्कुल जो मैं कहानी पढ़ता हूँ और उसमें मुझे जहाँ सिनेमैटिक संभावना लगती है, जो एलिमेंट्स मैं ढूंढता हूँ किसी कहानी में, तो बिल्कुल कसाई की अगर मैं बात करूं तो एक तो क्या होता है कि केंद्रीय घटना कोई कहानी में हो, जो पूरी कहानी जिसके अराउंड बुनी गई हो, या जो पूरी कहानी का बैकबोन होती है या आधार बनती है, वैसी एक कोई घटना मिल जाए या तो। और दूसरा, उसमें इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स हों, तगड़े किरदार हों, जिनमें जिन पे बखूबी काम किया जा सकता हो, और जी जी। बाकी एक बड़ा विचार हो जो कि कहानी के जरिए सामने आ रहा हो। तो कसाई में क्योंकि ये सब बातें थी, एक केंद्रीय घटना थी, क्योंकि एक बिल्कुल महत्वपूर्ण बात है कि एक बाप के हाथों बेटा मारा जाए, ये अपने आप में की बड़ी घटना है। तो बिल्कुल ये बिल्कुल। घटना उस कहानी में ऐसी है कि जिसकी वजह से मैं पहली बार मुझे ये एहसास हुआ कि, या मुझे लगा कि इस पे फिल्म बनाना जरूरी है, ये एक फिल्म बनने लायक कहानी है। जी। दूसरे जो किरदार थे उसमें सरपंच का, लखन का, यहाँ तक कि जो दो प्रेमी हैं उनके किरदार भी आपस सब में इंटरेस्टिंग बात थी, कोई ना कोई किरदार अच्छे से घड़े हुए थे, और उनमें पूरी सिनेमैटिक संभावना लगी मुझे। तो जी कसाई में जैसे ये बात है, ऐसी और भी क्या कहानियां हैं आपकी। बक्खड़ है जैसे, बक्खड़ भी कसाई भी क्योंकि संग्रह का हिस्सा है, और बक्खड़ भी इसमें है। बक्खड़ का जो किरदार है, जो बचपन से लेकर बुढ़ापे तक पूरी इसकी यात्रा आपने उस कहानी के जरिए दिखाई है, और किस तरह वो अपनी माँ के, और साथ में उसका एक माँ का भी एक प्लॉट साथ में चल रहा है, कि किस तरह वो उससे परेशान हो रही है। तो ये इंटरेस्टिंग बातें हैं किसी भी कहानी में। तो अब ये जस्ट मैंने एक थोड़ा सा ऐड किया है, जो आपकी कहानियों में जो बात मुझे बतौर एक पाठक और एक फिल्मकार नजर आई। इसके आगे हम जैसे बात को बढ़ाएं, तो उसमें ये कि सामाजिक परंपराएं हैं जो अपनी आए दिन की जो घटनाएं जो आपका आधार बनती है कहानी का। तो फिरने वालियां एक ऐसी कहानी है जो इसी संग्रह से है। अब ये एक जो एक बड़ी साधारण सी परंपरा है गांव में, कि जहाँ मृत्यु पे आप जाते हो, उस पर आपने जो कहानी बोली, तो इसके बारे में थोड़ा बताएं कि ये कैसे, क्योंकि इसमें कोई केंद्रीय घटना नहीं है लेकिन किरदार इंटरेस्टिंग है सारे। तो अगेन जी इसमें वही बात आती है, जिस तरीके से आपने किरदारों को इसमें रचा है, और तो वो उस पर थोड़ा सा हमें श्रोताओं को, दर्शकों को बताएं इस बारे में, फिरने वालियां कहानी को लेकर। जी। फिरने वालियां मैंने वहाँ जेल में पढ़ी थी, ये गुलजार जी के सामने, तो उनको बहुत पसंद आई थी उनको ये कहानी। दरअसल होता क्या है गजेंद्र जी की, मैं कुछ कुछ मेरी जो एक लेखन की जो एक शैली, हर आदमी की एक शैली होती है, थोड़ी सी व्यंग, या मतलब अपन उसको अंग्रेजी में मुझे पता नहीं ह्यूमर कहते हैं क्या कहते हैं, मतलब या मतलब अ, वो लाना एक मेरा, बहुत सी कहानियों में आप देखोगे तो वो आपको मिलेगा कहीं पे, वो चोट मतलब हाँ हाँ, जो आप सटायर। हाँ हाँ, एक सटायर, और वो उसके जरिए में वो सामाजिक विडंबना है, जो एक सामाजिक विडंबना है कि यार हम जा मुझे लगा जब, क्योंकि उस सब किरदार अपने आसपास की वह घटनाएं, एक छोटी सी एक डायलॉग ही आपको पूरी कहानी रचा देता है कभी कभी। कोई कोई एक छोटी सी बात ही, एक छोटी, बहुत छोटी माइनर घटना, कोई घटना नहीं है, मतलब उसमें कहीं घटना नहीं है। मुझे लगा यार ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि जब जाते हैं फिरने के लिए तो लोग क्या क्या तमाशे करते हैं, औरतों को देखो या पुरुषों को देखो। तो वो मुझे लगा, मैं चूंकि इस प्रक्रिया से बहुत बार कसम खा चुका था
इस कहानी के लिखने से पहले और इस कहानी के बाद में भी, भाई मैं औरतों के साथ में तेज बैठक में नहीं जाऊंगा। होता इधर क्या था, ये जीप में बैठ चुके होते थे, अरे अरे ये तो आ रही है, रुको रुको रुको, जीप वाले। और वो आप 4 दिन से उनसे कह रहे हैं, 3 दिन से कह रहे हैं, और एंड टाइम पे और वो ऐसे बन ठन के जाती हैं जैसे कोई बहुत उत्सव में जा रही हैं, बहुत उत्सव में, मतलब कि यार किसी को रोने जा रहे हैं भाई, किसी तीये की बैठक में जा रही हैं, और आप जीप वाला खड़ा है। ये साक्षात मेरे सामने घटनाएं थी। और वो कह रही अरे अरे वो तो अभी वो चीज कर रही है, या वो तो अभी ये कर रही है ना, वो तो अभी ये के घाघरा ही बदल रही है तो लुगड़ा ही बदल रही है। और मुझे बड़ी हंसी, मतलब हंसी भी आती थी। और जो एक रोष होता है ना, ये जो द्वंद है, एक जिंदगी के द्वंद है, मतलब विडम्बना है जिंदगी की हमारे समाज की। हो सकता है इसके पीछे एक लॉजिक हो, जो कि मुझे पता नहीं किसने कहा कि भारतीय लोग मतलब हर जगह एक उत्सव का माहौल ढूंढ लेते हैं, हर परिस्थिति में, चाहे वो गम की परिस्थिति हो या कैसी परिस्थिति हो, खुशी में तो ढूंढते हैं, लेकिन वो एक उत्सव जैसा माहौल ढूंढ लेते हैं। तो मैंने कहा यार ये गजब चीज है। फिर चूंकि आप जाते हैं तो कोई गीत गाती चल रही है, कोई रोते हुआ चल रहा है तो एक जो मुझे लगाना था कि इसको पढ़ते हुए आपको जो गांव या कहीं भी, ये चलो लोकल गांव है, वो तो मैं बता रहा हूँ आपको लोकल गांव है, लेकिन अगर यही घटना महानगर में घटे तो सेम ऐसे ही होगा। बिल्कुल सही। चीजें चीजें नहीं बदलेंगी, मानसिकता नहीं बदलेगी सर। पहली बात है, हम कपड़े बदलने से या जगह बदलने से तो, लेकिन थॉट नहीं बदल सकते आप, है ना। कहानी का थॉट तो वही रहता है। लोगों का जो मानसिक स्थिति है वो ये रहती है सोचने के कि हाँ यार जा रहे हैं यार, बढ़िया जूते कपड़े हैं, संट जा रहे हैं, बिल्कुल औरतें भी जा रही थी, बिल्कुल ये ऐसी नहीं लगे हैं कि यार कहीं वैसे ही सोते हुए उठ के आ गई, वो भी लगे कि बड़ी नाद हो गई। तो मैंने कहा ये गजब है भाई। और अगर मैं किसी के में नहीं गया तो मेरे में नहीं जाएगा वो, मेरे रिश्तेदार। ये इतनी उसमें मुझे लगा बहुत सारी चीजें हैं इसमें लिखने के लिए, बहुत सारी बातें हैं जो एक कहानी के माध्यम से रोचक तरीके से, पठनीय तरीके से, जो अच्छा लगे पाठक को, है ना, वो एक जिंदगी की जो विडम्बना हजार रंग है वो किस तरह सामने आए जीवन के। और परिवार के लोग भी ऐसे मौकों पर जो है अपने पुराने जो हैं जितने भी शिकवे वो सब निकाल के रखते हैं, फिर वो सारी बातें निकल के आती है निकाल के रखते हैं सर, वो उनको मौका तब लगता है, वो एक ढूंढते हैं, अच्छा तुम्हारी बहू ने इतने नखरे किए थे, ये बहाने बनाए थे। तो वो जो पूरा आपको इसमें आप देखिए, इसमें दृश्य अद्भुत है सर, मतलब क्योंकि मेरी आदत है, मतलब एक कहानी को दृश्य में कहना, मतलब मेरी हर कहानी दृश्य में है घिचपेचिया विवरण में नहीं है सर, है ना। तो विवरणात्मक कहानियां भी होती है जहाँ इतने ढेर सारे विवरण होते हैं, जहाँ लेखक का इतना हस्तक्षेप रहता है कि पाठक उसमें कहानी ढूंढता रहता है, मतलब कि उसको मजा नहीं आता। अब मेरी कहानियां आप जैसे, मैं ऐसा नहीं करा, ऐसे बहुत से लेखकों की कहानियों की विशेषता है, मतलब हमारे जो नई पीढ़ी के हों, पुरानी पीढ़ी को, या हमारे जैसे पीढ़ी की कहानी हो, कि आप उनकी कहानी सुनिए, मतलब तो आपको उतना ही अच्छा लगेगा, आप उनकी कहानी पढ़िए तब भी आपको उतना ही अच्छा लगेगा। ये दो चीजें हैं, मतलब। और बहुत सी हो गई, आप पढ़ने में अच्छी लगती है, सुनने में आपको अच्छी नहीं लगती, बहुत सी सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन पढ़ते तो आप बोर हो जाते हैं। कहानी 20 पेज की होती है और कहो तो 2 लाइन में खत्म हो जाती है, 2 लाइन में खत्म हो जाती है। और कहानी के नाम पे जो तमाम तरीके जो शिल्प शैली को लेकर प्रयोग किए जाते हैं, मैं कहता हूँ ये बहुत जरूरी है, परिवर्तन बहुत जरूरी है। लेकिन मेरा तो इतना कहना है, कहानी को कहानी तो कम से कम रखिए, कहानी में कहानी तो रखिए। ऐसा नहीं है कि दाल में दाल ढूंढते रहे, भाई दाल है, दाल है ही नहीं, पानी पानी है, तो दाल में दाल तो रखिए सर। तो कहानी में कहानी जरूर भाई। रखता हूँ। भाषा की सुंदरता अपनी जगह है, लेकिन कथ्य भी उतना ही पावरफुल होना जरूरी है कि उसमें हम बात जो कह रहे हैं, घटनाक्रम वगैरह, किरदार, वो सब मिलकर ही एक कहानी का पूरा मुकम्मल रूप का धरती है कहानी। तो ये सब होना भी जरूरी है, लेकिन ठीक है, वो अपना अपना कहन का तरीका है, आप सही कह रहे हाँ हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो सबका अंदाजे बयां जुदा है सर। और चूंकि मैं ये भी कहना चाहूंगा गजन जी, कि कथ्य होता है ना आपका, कथ्य होता है वही अपने आप आपकी शैली सिर्फ लेके आ जाता है, मतलब आपको अलग से लाने की जरूरत नहीं होती। मतलब आप देखिए, जैसे हम हर लेखक की बहुत सारी कहानियां पढ़ेंगे, मान लो उनकी 20 कहानियां पढ़ेंगे, तो सबकी लिखने की शैली अलग अलग, उनकी 20 कहानियों की शैली आपको डिफरेंट मिलेगी। एक लेखक की 20 कहानी अलग अलग शैली में मिलेंगी आपको, अलग अलग शिल्प में मिलेंगी। उसका कारण यह है कि कहानी का जो
कंटेंट है, वो अपने आप वो चीजें लेके आ जाता है अपने साथ कि भाई मुझे इस रूप में कहना है। वो अपने आप आपसे अंदर जैसे संवाद करके कह देता है मुझे इस शिल्प पर इस शैली में कहना है, मतलब मैं उस दूसरी शैली में जो आप कह चुका हूँ उसमें नहीं हटूंगा, मतलब। तो वो कथन कंटेंट अपना आप वो लेके आ जाता है, मतलब जी जी। बशर्ते आपके पास में वो हुनर हो उसको पहचानने का या कहने का, ये है। राइट राइट। जैसे अभी हम अक्सर ये सुनने में आता है कि लेखक जैसे प्रेमचंद की भी बात करें तो उनकी कई कहानियों पे फिल्में बनी लेकिन वो कभी संतुष्ट नहीं हुए। उन्हें लगता था कि का फिल्मों ने उनकी कहानी के साथ न्याय नहीं किया है या वो कुछ कहना चाहते थे। हालांकि फिल्म बनाते वक्त फिल्म निर्देशक की होती है और उसका इंटरप्रिटेशन होता है अपना, जो कि लेखक के इंटर या लेखक ने जो सोच के लिखा उससे कभी कभी अलग भी हो सकता है। तो आपकी भी दो कहानियों पे जैसे फिल्म बनी, विशाल ने बनाई, मैंने बनाई, और भी आपकी एक कहानी पर और आपकी अभी फिल्म निर्माणाधीन है। एक वे शॉर्ट फिल्म पे अभी मैं भी काम कर रहा हूँ, वो भी है निर्माणाधीन है। तो ये भी आगे आप देखेंगे। तो उसमें कहाँ आपको भी क्या ऐसा लगता है कि फिल्म बनाते बनाते कहानी जो है कहीं अपना विचार खो देती है या अपना प्रभाव खो देती है, क्या आपको ऐसा महसूस हो? नहीं सर, मैं एक चीज कहना चाहूंगा, वो 1933-32 प्रेमचंद जी के जमाने की बात थी। तब हम्म तब बहुत सारी चीजें, तब फिल्मों को उस तरह से लिया नहीं जाता था समाज में, मतलब वो एक खराब तरह माना जाता था, उनमें काम करना भी एक खराब तरह से माना जाता था। जैसे हम्म। आप खूब जानते हैं मुझसे ज्यादा, फिल्मों से बेहतर आप जानते हैं कि फिल्मों में काम करना ही खराब माना जाता था, बिल्कुल लड़के का बिल्कुल। लड़कियों का, या हम्म या एक दो, या मैं अगर इसको यूं कहूँ कि चाहे वो लेखक ही हो, आप देखेंगे बहुत से गीतकार जैसे साहिर लुधियानवी, इतने बड़े बड़े कवि थे, वो कह रहे यार नहीं नहीं हम फिल्मों में गीत नहीं लिखेंगे। हम्म। जैसे शाहिर को जब लाए गए थे राज कपूर या पता नहीं कौन ले हुआ थे, तो उन्होंने कहा नहीं मैं फिल्मों में गीत क्यों लिखूंगा, वो तो बेकार काम है। तो वो थॉट उस वक्त था, लेकिन पैसे की जरूरत थी। अब पैसे की जरूरत है लेखक को या गीतकार को, पैसे की जरूरत डायरेक्टर को भी है, जो प्रोड्यूसर है उसको भी है, अपनी फिल्म के माध्यम से कमाने की। शर्त ये रहती है कि सर चाहे आप 1933 की बात करें या 32 की बात करें या आज 2020 की 21 की बात करें, क्योंकि एक कोई भी आदमी पैसा लगा के पैसा ही कमाना चाहता है। फिल्म एक टीम वर्क है, जब वो पैसा लगता है उसका, तो जाहिर सी बात है कि सिनेमेटिक हिसाब से उसमें चेंज तो करने पड़ेंगे। जो भी कहानी है, जैसे मान लो आप पटाखा की बात करोगे, कसाई की बात करोगे, या आटा साटा की या लाठी की बात करेंगे अपन, तो क्योंकि मैंने तो कागज में कहानी कह दी ना, मैं तो अपनी बात कह चुका कागज में। अब उसी कागज वाली चीज को या कहानी को अब पर्दे पे एक डायरेक्टर को कहना है, उसका अपना एक तरीका है, उसकी अपनी एक शैली है, वहाँ सिनेमा की अपनी एक भाषा है वहाँ, जो उसको कहनी है। 1.5-2 घंटे दर्शकों को बांधे रखना भी है। हाँ, क्योंकि आप विशाल के साथ तो बकायदा पूरी स्क्रिप्ट डेवलपमेंट में भी इन्वॉल्व रहे, आपने रोड मैप बिल्कुल डेवलपमेंट बिल्कुल में बिल्कुल। भी साथ में रहे, तो आप उस प्रक्रिया से गुजर चुके हो कि कैसे कहानी को एक विस्तार देके सिनेमा के लिए कन्वर्ट किया जाता है। तो उस दौर बिल्कुल ने उस वक्त ने या उस प्रक्रिया ने आपको ये समझने में मदद की कि फिल्म और कहानी में थोड़ा जो फर्क आना है वो आएगा, जहाँ लेकिन आएगा सर। मूल भावना उसकी आहत नहीं हो, कहानी अपनी जी जो बात जी जी। कहना चाहती है वो बात फिल्म के जरिए भी दर्शकों तक पहुंचे। वो एक पहुंचे सर। महत्वपूर्ण पहलू है उसका। देखो मैं आपको एक उदाहरण देके बताऊं, जब तीसरी कसम बनी थी रेणु की, तो आप भी देखो उन्होंने साथ साथ ही वो पटकथा भी उनको साथ साथ ही इन्वॉल्व थे हैं। और ये बहुत सारे, चूंकि ये था कि अंत बदल दें इसका, इसमें बहुत सारी उनके डिस्कशन भी हुए राज कपूर साहब के साथ, तो उन्होंने कहा मैं अंत नहीं बदलूंगा मैं, है ना। बाकी आप सिनेमेटिक हिसाब से जिस तरह लिखना चाह रहे हैं वो सारी चीजें हुई, मतलब पूरी चीजें। अब शर्त तो बिल्कुल ये है कि ये ऐसी चीज है कि मैंने भी उनसे कहा था सर जो चेंज करना चाहें अपन करेंगे कहानी में, मतलब सिनेमेटिक, क्योंकि उसमें जब 2-1.5 घंटे अपन को कहानी एक कहनी है पर्दे पे, तो जाहिर सी बात है नए किरदार गढ़ने पड़ेंगे, कुछ दृश्य छोड़ने भी पड़ेंगे कहानी के। तो लेकिन कहानी की जो मूल आत्मा है, जिसको आप रीढ़ की हड्डी कहते हैं या उसकी जो रूह है, बस वो खत्म ना हो। वो कहानी वही बात कह रही है
जो फिल्म कह रही है मतलब। बाकी तो इर्द गिर्द तो रचना बनना, सिनेमा बनना है तो सर ये तो होना ही होगा। हाँ, क्योंकि तीसरी कसम की जैसे बात करें तो उसमें यही था कि अंत ही अगर बदल जाता तो तीसरी कसम जो उसका मुख्य, एक तो टाइटल, जिस पूरा आधार जो है कहानी का, हाँ वही खिसक जाता। वही बेमानी हो जाता अगर वो तीसरी कसम की गुंजाइश नहीं रहती उसमें तो। हाँ क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा था ऐसा मतलब। और क्योंकि उसमें प्रोड्यूसर जो कि शैलेंद्र प्रोड्यूसर भी थे और उनकी बैकिंग थी राइटर को, तो राइटर ने ये कदम उठा लिया कि नहीं बदला जाएगा अंत। वो अपनी उस बात को रखने में सक्षम हुए, लेकिन आज जो स्थिति है थोड़ी भिन्न हो गई है। अब प्रोड्यूसर्स ही अपने उस हिसाब से सोचते हैं, उनकी सेंसिबिलिटी में और शैलेंद्र की सेंसिबिलिटी में बहुत बहुत फर्क फर्क है है। सर। तो और इसीलिए वो कहानियों में और फिल्मों और में वो वो जमाना भी अंतर। चला गया सर। अब वो जमाना रहा नहीं। अब तो लेखक मतलब ऊपर को टांग करके खड़ा हो जाएगा दोनों। सर आप कहो जैसे कर लो। ये हाँ भी है ना मतलब। हम्म दो दो चीजें हैं मतलब। जब बहुत सारी चीजें, हो सकता है ग्लैमर तब भी था, और चूंकि रेणु तो बहुत बड़े लेखक थे सर, उनका हम्म कद बहुत बड़ा था, हम्म रेणु का कद। तो जाहिर सी बात है, अब चाहे आप किसी भी लेखक को लेंगे, हो सकता है बहुत से मना कर दें, है ना, ये ऐसा नहीं करा मैं। लेकिन हम्म अब चीजें बहुत बदल गई। ये जो इतना परिवर्तन आया सिनेमा में, सोच में, और ये पूरी चीज में, मतलब दृश्य में, डिजिटल में हम्म बहुत चीजें होगी सर। अब पूरा माध्यम ही बहुत सारा चेंज हो गया था उसका। हम्म उसमें बहुत सारे लेखक है यार, बन जा कुछ ही तो बन जा, बस नाम की बन जा यार। बस हम्म नाम आ जाए कि कहानी, मेरी कहानी पे फिल्म बनी है। हम्म लेकिन अब भी हम जैसे तो यही यही अब भी यही सोचते हैं कि बिल्कुल फिल्म बने या सीरियल बने, लेकिन कहानी की मूल आत्मा कभी खत्म ना डायरेक्टर को करनी चाहिए, ना लेखक को इजाजत हम्म, देनी चाहिए सर। मेरा तो अब बिल्कुल। भी ये मानना है। चलिए वापस से इस किताब पर आते हैं। इसमें एक कहानी है, कोई जादू है क्या। जी कोई जी। जादू है क्या कहानी पढ़ते हुए मुझे ऐसा लगा कि ये आपकी खुद की कहानी है, जहाँ मतलब मुख्य किरदार आप ही दिख रहे थे मुझे इस सारी कहानी में। जो वो बीड़ी पी के चारपाई पे लेट रहा है, जो बातें कर रहा है, और जो उसकी पत्नी का किरदार है वो मुझे मास्टरनी जी, जो भाभी जी, वो नजर आ रही थी उन। तो ये कहाँ तक सच है, क्या ऐसा है इसमें। पढ़ते हुए मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं अपनी रोज की आपके घर में होती हुई बातें देख रहा हूँ आपकी आपस की। सर एक बात बताऊं मैं आपको, कि हर कहानी में लेखक का कोई न कोई अंश छूट जाता है। हम्म हर कहानी में आप चाहे थीम कोई ले लो मतलब, हर कहानी में लेखक चाहे वो अदृश्य रूप से कहीं ना कहीं उसको कुछ अंश होता है मतलब, या वो किस तरह से होता है, हम्म किस तरह से सोचता है। ये कहानी सर दरअसल बात कहानी मोटरसाइकिल की है, और हम्म एक्सचेंज की, कि किस तरह चीजें एक्सचेंज, क्योंकि ये गांव पहले बहुत, आप अपन अगर आप पुराने गांव देखोगे, तो वहां पुराने गांव में पैसे होते नहीं थे पहले। लोगों के हम्म पास पैसे नहीं होते थे, अनाज होता था, घी होता था, बस दो ही चीजें होती थी। या तो घी होता था या अनाज होता था, और उन्हीं जे के बदले सर। हाँ, जो बार्टर सिस्टम बोलते हैं जिसको, कि भाई घी दिया अनाज ले लिया, या जो भी एक बार्टर सिस्टम हाँ चलता था जैसे, पहले। हाँ हाँ जैसे मैंने आपको घी दिया और बदले में आपसे, हम्म आपकी दुकान से मैं सौदा ले आया मतलब, मेरी हम्म जरूरत का नून, तेल, तेल, मिर्ची, अदरक, ये फलानी जो चीनी, गुड़, चाय हम्म वगैरह, और ऐसे ही अनाज के बदले सब्जियां ली जाती थी पहले। हम्म तो जो ये एक्सचेंज का किस तरह से बदलता आ रहा है, कि मतलब अब वो एक्सचेंज नहीं आ रहा। बाजार पहले भी आपके घर आता था, आपके आंगन में, हम्म है ना, वो फेरी वाले आपके। अब तो बाजार इस तरह के आ गया कि एक हम्म तरह के आपके घर बैठे हैं, आप पूरी चीजें ले सकते हैं। मतलब आप बस क्लिक करो, चीजें आ जाएंगी। मेरे कहने का जो हम्म मूल थीम था, वो तो ये था कि देखो बाजार किस तरह से चीजों को आपके घर ला रहा है, किस तरह चीजें बदलती हैं। कि आज तो एक आप चीज, आज तो आप दिशा मैदान के लिए खेत गए हो तो वहां आ जाएगा अमेजोन वाला लेके, भाई साहब ये आपकी डिलीवरी आई हाँ हाँ डिलीवरी आई है। तो मैं मुझे लगा हमारे एक छोटा सा पाड़ा था सर। एक कहानी के मूल, कहानी कुछ और होती है लेकिन बंस कुछ और जाती है। जब आप सोचते हैं तो हमारे एक पड़ा होता है मतलब 1-2 साल का, वो बेचा, और वो क्या सोच के बेचा है कि यार इसके बदले में एक मोबाइल ले लेंगे। पहले छोटे मोबाइल आते थे ना, डिब्बी जैसे, हम्म कि ये बिक जाएगा, एक मोबाइल आ जाएगा, मतलब इस तरह से सोच। मैंने कहा यार ये घर वाले सोच रहे हैं, मतलब मैं नहीं सोच रहा मतलब। मैं सुन रहा था मतलब। वो आते हैं कसाई गांव गांव में, गली गली में ठेला लगा के, पाड़ा भैंस बूढ़ी पड़ी कोई हो जो बेचो भैया।
तो मुझे वो आइडिया वहां से क्लिक किया, मैंने कहा यार देखो ये क्या कि ये पढ़ा देंगे और जो पैसे आएंगे उससे मोबाइल ले आएंगे। तो मैंने कहा ये अद्भुत चीज है मतलब, और अगर ये चीजें कहानी में आए तो फिर कैसे आए सब मतलब। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे तो पास में उसमें सुजुकी मोटरसाइकिल थी, जो बहुत हाँ सुजुकी आप जानते थे, वो बहुत पुरानी मोटरसाइकिल सुजुकी, फट फट हाँ फट फट कर। हाँ 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 तो हाँ। मैंने सोचा अगर काश इस सुजुकी के बदले, अब ख्वाहिश तो रहती है ना सर कि यार हम्म, अच्छी गाड़ी हो, मोटरसाइकिल तो कम से कम अच्छी हो यार, बड़ी मोटरसाइकिल हो। ये तो मैं भी हम्म, सोचता था मतलब, और हम्म, लेंगे कभी पैसे आ जाएंगे तब, ऐसे सोचता था। तो लेकिन ऐसा नहीं सोचा था मैंने कि यार इसको भैंस से कैसे बदलें। तब यार हम्म, भैंस पर अधिकार नहीं है। तो मैंने वो दृश्य, क्यों दृश्य, अब मेरे अंदर वही दृश्य था जो हम्म, हमारे बाड़े में एक छान थी, उसके बाहर धूप में मैं लेटा रहता था, है ना। हम्म, सर्दी में चादर ओढ़ के बीड़ी फूंकता सो जाता था, और वो बेचारी हम्म, घास ला के पटकती थी, वो भैंस थी। तो मैं हूं, लेकिन मैं कितना हूं ये अलग बात है, वो किरदार है हम्म, मतलब, है ना, हम्म। है ना, वो एक किरदार है और वो चीजें होती हैं मतलब। और बखूबी किरदार की व्यथा बड़ी अ, अच्छे से आपने उस कहानी में निकाली है कि कैसे वो अपनी पैसे का जुगाड़ में लगा हुआ है कि कुछ हो जाए मोटरसाइकिल रिपेयरिंग के लिए, लेकिन हर बार जो पैसा आता है वो कहीं और मत पे खर्च हो जाता है और उसकी मोटरसाइकिल नहीं बदल पाती। बिल्कुल बिल्कुल सर, तो जो जिंदगी की जो जद्दोजहद है जीने की, हम सोचते हैं कि यार अगले बजट में हम ये करेंगे, लेकिन अगले महीने आपको पता लगता है बजट तो बीच में ही गड़बड़ा गया मतलब। हाँ, तो ये आज हर घर की एक व्यथा है कि हाँ, आदमी हर घर की है सर, वो वो लोकल गांव का, चाहता बाकी है। तो पूरी चीजें आप महानगर पे हर कहीं देख लीजिए, अपन सोचते हैं यार ये लेंगे अगले महीने यार। जी जी जी। सर और एक चीज और बताऊं पहले, क्योंकि अब मेरे पास पुरानी चीजें स्टोर रहती हैं सर, मतलब अपने महल में। मैं हम्म और मेरा एक साथी था, वो हम हमेशा करौली में जब नौकरी करते थे, एक ही कमरे में रहते थे, नौकरी करते थे मास्टरी की। और हम्म हमेशा हर महीना सोचते थे यार अब के महीने तो अपन एडिडास के जूते लेंगे, हम्म। हर महीने सोचते थे मतलब, हर महीने। और हम जिंदगी एडिडास के जूते खरीद नहीं पाए, क्योंकि हर महीने कोई ना कोई गड़बड़ हो जाती थी, बजट गड़बड़ आ जाता था, और हमारी वो ख्वाहिश पूरी हो ही नहीं पाती मतलब। हाँ, तो लेकिन ये बात आपने सपने में एक अलग तरीके से लेकर आए हो इसको, तो हाँ कहानी बिल्कुल है बिल्कुल, आपकी। हाँ। कहानी बिल्कुल बिल्कुल सर। तो पथिक जी, वक्त जो है हमारा खत्म होने को है, और मुझे इंडिकेशन आ रहा है कि मुझे अब हमें रैप अप करना है। तो अब बिल्कुल आप बिल्कुल सर। एक आखिरी सवाल, और हम आप अगर संक्षेप में जवाब दे सकें, इसमें जो दो कहानियां हैं, मूछें और रोजड़े, ये जी जी जी। हमारे जो समाज का एक जो एक थोड़ा दुर्भाग्यपूर्ण पहलू है, उसको आपने बहुत बखूबी इसमें इन दो कहानियों में लिया है। तो थोड़ा सा उसको बताकर और फिर आप हमें ये बता देंगे, और आने वाले समय में आप क्या और लेखन के क्षेत्र में क्या करना चाह रहे हैं, क्या करने जा ये रहे हैं, कोई उपन्यास है तो इस बातचीत को फिर हम वहीं खत्म। ये कहानी सर मुझे तो एक सामंतशाही तरीके की, जो आरक्षण की जो जातिगत चीजें हैं मतलब, हमारे अंदर हमारी, हम लाख बहुत आधुनिक बन जाएं, लाख ये कह दें, घोषणा कर दें, संविधान में कर दें, या हम मंच से कर दें भाई हम जाति नहीं मानते, लेकिन जाति हर भारतीय के खून में, नस में, वो इंटरनल इतनी धस चुकी है कि आप उसको बयान नहीं कर सकते। वो मूछे कहानी और बहुत हिंसात्मक चीजें होती हैं मतलब, जातिगत लेके, है ना। जी तो वो जी। अपन भले ही कह दें मतलब, है ना, लिटरेरी कह दें अपन, कर लें बात, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज किसी बहाने से उभर के आती है। आती रोजड़ा, है। हाँ रोजड़े में तो सर वो नेताओं के ऊपर एक वो है कि जो आदमी के अंदर का जो हरापन है, जो हम्म संवेदनशीलता है, जिसको अपन मैंने हरीपन से मतलब यहाँ जो चरी जो अपन करते हैं, चरी का मतलब हरी चरी होती है, चारा होता है वो एक हम्म हरेपन का प्रतीक है। हरेपन का मतलब संवेदनशीलता को, हमारी संवेदनशीलता को हमारे नेता ही खा गए। और नेता वो नेता ऐसे हैं रोजड़ी, मतलब जो नील गाय आपकी हम्म। हरियाली पूरी चट कर जाती है खेतों को। और बेसिकली जहाँ तक मुझे याद है, दो दोस्तों की कहानी है, जो एक दो अलग दोस्तों की कहानियां जातिगत वैमनस्य कैसे पैदा हो जाता है दो दोस्तों हाँ में। उस पे, और उनको उनके अंदर जो हरापन था उसको, और उन जातियों के अंदर हरापन था, उनको वो नेता खा गए मतलब सर। खत्म कर दिया वो उसको। हाँ, वो रोजड़े जैसे नेता। तो हम्म। ये है सर। बाकी तो ये कि आगामी मैं एक उपन्यास पे काम शुरू कर रहा हूँ। अब तो सर्दी इतनी है कि हिम्मत नहीं पड़ रही, तो जल्दी मैं 2-3 महीने में एक उपन्यास की एक योजना है मेरी, कुछ अधूरी कहानियों वो भी पूरी करनी।
तो बहुत बहुत शुक्रिया प्रतीक जी आज इस पे जुड़ने के लिए, और मैं आयोजकों का भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जिन्होंने हमें इस बातचीत का मौका दिया। जी बिल्कुल। नमस्कार सर। नमस्कार सर, और सभी का आभार, शुक्रिया सभी का, आयोजकों का और आपका भी धन्यवाद।